नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीजें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू से लिया है और ये 17 तारीख को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है न्यू ऑर्डर इन वेस्ट एशिया और इसमें बताया गया है कि अभी हाल ही में जो अकॉर्ड साइन किया गया है यूएई बहरीन का इजराइल के साथ, उससे तब तक शांति स्थापित नहीं हो पाएगी वेस्ट एशिया में जब तक कि फिलिस्तीन के मुद्दे का हल निकाला जाए। तो आइए आप देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 2 के साथ, जहाँ की अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके अंतर्गत ये बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट के साथ भी जुड़ता है। ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत वेस्ट एशिया को यानी कि पश्चिम एशिया को अपना एक्सटेंडेड नेबरहुड मानता है। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए आप देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले आइए समझते हैं कि मुद्दा क्या है और जो भी देश इससे जुड़े हुए हैं उनको मैप में भी देखते हैं। तो 15 सितंबर को प्रेसिडेंट ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और बहरीन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई के फॉरेन मिनिस्टर्स को होस्ट किया व्हाइट हाउस में और दोनों पक्षों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसका नाम है अब्राहम अकॉर्ड्स। और इसके द्वारा जो रिलेशनशिप है इजराइल और यूएई और इजराइल और बहरीन के बीच में, इसको नॉर्मलाइज किया जाएगा, यानी कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो दोनों पक्षों के बीच में अब शुरू हो जाएंगे। इससे पहले सिर्फ 2 ही अरब राष्ट्र हैं जिन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया है और वो है इजिप्ट, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं मैप में, और जॉर्डन जो कि यहाँ है। इजिप्ट ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया है कैंप डेविड अकॉर्ड्स के बाद 1979 में और जॉर्डन ने रिकॉग्नाइज किया इजराइल को 1994 में। यहाँ हम देख सकते हैं कि इजराइल कहाँ लोकेटेड है। और अब जो 2 अरब देश जिन्होंने इजराइल को रिकॉग्निशन दी है उनमें से एक है यूएई जो कि यहाँ है और दूसरा है बहरीन। और इस रिकॉग्निशन के बदले में इजराइल ने ये वादा किया है कि वो अब वेस्ट बैंक को लेकर उसका जो एनेक्सेशन का प्लान था, यानी कि जो वेस्ट बैंक एरिया है इजराइल के अंदर जिसको कि पैलेस्टीन अथॉरिटी गवर्न करती है, उसको इजराइल ने होल्ड पे रखने का आश्वासन दिया है। और अब इस मैप में हम देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो कि हमें एग्जाम की दृष्टि से पता होना चाहिए। तो जब भी बात होती है एक 2 स्टेट सॉल्यूशन के बारे में, जो कि इजराइल और पैलेस्टाइन मुद्दे का सबसे सही सॉल्यूशन इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा माना गया है कि 2 इंडिपेंडेंट राष्ट्र बने, एक इजराइल तो है ही और दूसरा पैलेस्टीन का इंडिपेंडेंट स्टेट भी एग्जिस्टेंस में आए। तो जो फ्यूचर में पैलेस्टीन स्टेट बनेगा उसके जो 2 हिस्से होंगे वो हैं गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक। और यहाँ हम देख सकते हैं गोलान हाइट्स। इस एरिया को इजराइल ने सीरिया से हड़प लिया है 1967 की 6 डेज वॉर के बाद। इसी तरीके से सिनाई पेनिनसुला को भी इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया था 1967 वॉर के बाद में। लेकिन 1979 में जब इजिप्ट के साथ इजराइल का समझौता हुआ और इजिप्ट ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया तो सिनाई पेनिनसुला को इजराइल ने इजिप्ट को रिटर्न कर दिया। यहाँ हम डेड सी भी देख सकते हैं, इसकी लोकेशन भी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। और वेस्ट बैंक को वेस्ट बैंक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो जॉर्डन रिवर है उसके वेस्ट में है। और इजराइल के जो पड़ोसी देश हैं उसमें एक है इजिप्ट, दूसरा है जॉर्डन और तीसरा है सीरिया और चौथा है लेबनान। ये भी हमें पता होना चाहिए। अब देखते हैं अरब इजरायली रिलेशंस को। तो ये शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट से भरे हुए रहे हैं क्योंकि अरब देशों ने हमेशा से इजराइल का विरोध किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इजराइल का जो गठन हुआ है वो कहीं ना कहीं अरब देशों के हित के खिलाफ हुआ है। और दोनों पक्षों ने 4 मेजर वॉर्स भी लड़ी हैं 1948 में, 1956 में, 1967 में और 1973 में। तो इसमें 1967 की वॉर काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिसे 6 डेज वॉर भी कहा जाता है। और इस वॉर में इजराइल ने अरब देशों को काफ़ी बुरी तरीके से हराया और इस वॉर में इजिप्ट से
सिनाई पेनिनसुला और गाजा स्ट्रिप को इजराइल ने हथिया लिया। इसी प्रकार ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट बैंक को जॉर्डन से हथिया लिया और गोलान हाइट्स जो कि सीरिया का हिस्सा था उसको भी इजराइल ने कैप्चर कर लिया। और 1967 की 6 डेज वॉर के बाद जो सारे अरब देश थे इन्होंने एक मीटिंग बुलाई सूडान में, खार्तूम में, और इन्होंने फेमस 3 नोज डिक्लेरेशन दिया कि हम इजराइल के साथ कोई शांति समझौता नहीं करेंगे, इजराइल के साथ कोई वार्ता भी नहीं होगी और इजराइल को रिकॉग्निशन भी नहीं दी जाएगी। तो नो पीस, नो टॉक्स, नो रिकॉग्निशन, इसको फेमसली 3 नोज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड्स के द्वारा इजिप्ट ने रिकॉग्निशन दी इजराइल को 1979 में और डिप्लोमेटिक रिलेशन दोनों देशों के बीच में स्थापित हुए। और जो सिनाई पेनिनसुला वाला हिस्सा इजराइल ने हथिया लिया था इजिप्ट से, वो इजराइल ने इजिप्ट को वापस कर दिया। ओस्लो अकॉर्ड्स में पीएलओ जो कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया और पीएलओ को एक पैलेस्टीन अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने की अनुमति दी गई वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में। और वॉशिंगटन डिक्लेरेशन 1994 का भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसके द्वारा जॉर्डन ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। तो ये है एक बेसिक बैकग्राउंड। इसके बाद आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल में बताया गया है कि एक नया ऑर्डर इस्टेब्लिश हो रहा है वेस्ट एशिया में और वेस्ट एशिया को ही मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। और एडिटोरियल कहता है कि जो अकॉर्ड साइन हुए हैं अरब देशों और इजराइल के बीच में उससे शांति स्थापित पूरी तरीके से नहीं हो सकती है जब तक कि पैलेस्टाइन का जो मुद्दा है यानी कि जो फिलिस्तीन का मुद्दा है उसका एक सम्मानजनक हल जब तक नहीं निकाला जाता है। और एडिटोरियल में बताया गया है कि जो अब्राहम अकॉर्ड्स हैं जिनको व्हाइट हाउस में 15 सितंबर को साइन किया गया है यूएई के द्वारा, बहरीन के द्वारा इजराइल के साथ, और इसमें मध्यस्थता की गई है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो इससे ऐसा लगता है कि एक नई शुरुआत हुई है जो रिश्ते हैं सुन्नी गल्फ किंगडम्स और इजराइल के बीच में। तो यहाँ हमें ये भी समझना चाहिए कि जो गल्फ किंगडम्स हैं इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जिसमें कि 6 देश शामिल हैं। इसमें पहले नंबर पे सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, ओमान है और यूएई। ये सारी जो गल्फ किंगडम्स हैं ये मेनली सुन्नी रूल्ड किंगडम्स हैं यानी कि यहाँ जो रूलर्स हैं वो सारे सुन्नी समुदाय से बिलोंग करते हैं और इनका विरोध है ईरान से जो कि शिया मेजॉरिटी देश है। और अब ये सुन्नी गल्फ किंगडम्स इजराइल के साथ अलायंस करके ईरान के लिए एक खतरा पैदा कर रहे हैं। तो एडिटोरियल बताता है कि इस एग्रीमेंट के द्वारा जो कि अब्राहम अकॉर्ड्स हैं इससे यूएई और बहरीन अब अपने जो राजनयिक संबंध हैं वो इजराइल के साथ स्थापित करेंगे और इनके बीच अब आर्थिक, राजनीतिक और सिक्योरिटी एंगेजमेंट बढ़ेंगे। और यूएस और इजरायली अथॉरिटीज का ये मानना है कि अब इनकी देखा देखी और भी अरब देश इजराइल के साथ पूर्ण राजनीतिक संबंध स्थापित कर लेंगे। आगे एडिटोरियल बताता है कि सऊदी अरब की जो प्रतिक्रिया रही है वो काफी कॉशियस रही है यानी कि सऊदी अरब ने ओपनली तो नहीं कहा है कि वो इजराइल को बहुत जल्दी रिकॉग्निशन देगा, लेकिन उसने इसका विरोध भी नहीं किया है। और अगर यूएई और बहरीन की बात की जाए तो ये दोनों ही देश सऊदी अरब के काफी इम्पोर्टेंट एलाइज हैं। साथ ही साथ एडिटोरियल में बताया गया है कि सऊदी अरब ने अपने एयर स्पेस को भी ओपन किया है कॉमर्शियल फ्लाइट्स के लिए जो कि यूएई और इजराइल के बीच में अभी हाल ही में शुरू हुई है। तो इससे भी लगता है कि सऊदी अरब भी इस डेवलपमेंट से खुश है और वो इसको प्रोत्साहित कर रहा है। और 1994 में जो लास्ट अरब देश था जिसने इजराइल को रिकॉग्निशन दी थी वो था जॉर्डन। तो अगर उस लिहाज से भी देखा जाए तो 25-26 साल के बाद ये काफी महत्वपूर्ण है कि 2 अरब देशों ने अब इजराइल को रिकॉग्निशन दी है और इसको प्रेसिडेंट ट्रंप की एक कूटनीतिक सफलता भी माना जा सकता है, जबकि ईरान और नॉर्थ कोरिया में उनके प्रयास काफी ज्यादा सफल नहीं रहे हैं। और आगे अब्राहम अकॉर्ड्स के प्रभाव के बारे में बताया गया है। तो एडिटोरियल कहता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब्राहम अकॉर्ड्स अपने आप में ऐतिहासिक और जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस रखने वाले अकॉर्ड्स हैं, लेकिन अभी ये कहना काफी जल्दी होगा कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर, खासतौर से इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट जो इतने समय से चलता आ रहा है। और इसके पीछे एडिटोरियल कुछ कारण भी गिनाता है। पहला कारण है कि इजिप्ट और जॉर्डन जिन्होंने जो पीस ट्रीटी साइन की थी और इजराइल को रिकॉग्निशन दी थी 1979 और 1994 में, और उन्होंने उस समय इजराइल से कुछ कंसेशंस
भी करवाए थे पैलेस्टीन कॉज के लिए, जबकि इस बार जब बहरीन और यूएई ने रिकॉग्निशन दी है इजराइल को, तब ऐसा कोई कंसेशन, चाहे वो टेरिटोरियल कंसेशन हो या पैलेस्टीन के लोगों के लिए कोई और राहत हो, ऐसी कोई भी राहत की बात नहीं हुई है इजराइल के द्वारा। और इजराइल ने सिर्फ अपना जो एनेक्सेशन वाला प्लान था वेस्ट बैंक को लेकर, उसको होल्ड पे रखने की शर्त मानी है। साथ ही साथ एडिटोरियल का कहना है कि जो गल्फ देश हैं जैसे कि बहरीन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये फ्रंटलाइन स्टेट नहीं है अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट में, जैसा कि इजिप्ट और जॉर्डन थे। और इन गल्फ कंट्रीज ने काफी समय पहले से बैकरूम कांटेक्ट इजराइल के साथ इस्टेब्लिश किए हुए थे, यानी कि इनके प्रत्यक्ष रूप से तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे, लेकिन परोक्ष रूप से इजराइल के साथ इनकी कोऑर्डिनेशन भी थी और अन्य तरीके का सहयोग चल रहा था इजराइल के साथ। और अब सिर्फ इसको एक फॉर्मल रूप दे दिया गया है, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो एडिटोरियल में बताई गई है वो ये है कि इन एग्रीमेंट्स के द्वारा जो पैलेस्टीन का क्वेश्चन है उसको एड्रेस नहीं किया गया है, और जो अरब देश हैं उन्होंने सिर्फ इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं बायलेटरली। और जो 2002 का अरब पीस इनिशिएटिव था जो कि सऊदी अरब के द्वारा प्रायोजित था, उसको भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और इस 2002 अरब पीस इनिशिएटिव का मुख्य मुद्दा ये था कि इजराइल को हम रिकॉग्नाइज करेंगे अगर इजराइल जितनी भी अरब टेरिटरीज को उसने कई सारे युद्धों में जीत लिया है और अपने पास कब्जे में रखा है उन्हें वापस करे और पैलेस्टीनियंस के साथ न्याय करे, तब सारे अरब देश इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, उसके राइट ऑफ एग्जिस्टेंस को मान लेंगे। लेकिन अब जो बहरीन और यूएई ने रिकॉग्नाइज किया है इजराइल को, तो उन्होंने ऐसी कोई शर्त इजराइल पे नहीं रखी है। और इजराइल ने जो 1967 में टेरिटरीज को हथिया लिया था उसे वापस नहीं किया है। लेकिन एडिटोरियल ये कहता है कि इस बात से ये अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि पैलेस्टीन का जो सवाल है वो अब बिल्कुल ही ओझल हो जाएगा, क्योंकि जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है अरब पावर्स के रिट्रीट करने से इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट से, तो उसको फिल किया है कुछ और देशों ने, जिनमें कि ईरान और तुर्की प्रमुख हैं। और ईरान और तुर्की दोनों ने ही यूएई और बहरीन के द्वारा अब्राहम अकॉर्ड साइन किए जाने का काफ़ी कड़ा विरोध किया है। और पैलेस्टीन के लोगों ने भी इसे एक विश्वासघात बताया है अरब देशों के द्वारा। तीसरी बात जो एडिटोरियल में बताई गई है कि यूएई और बहरीन ने जो एग्रीमेंट साइन किया है उसके पीछे पश्चिम एशिया में एक इमर्जिंग ऑर्डर नज़र आता है, जिसमें कि जो सुन्नी अरब देश हैं वो शिया मेजॉरिटी ईरान के खिलाफ इजराइल का उपयोग करना चाहते हैं। वो साथ में आ रहे हैं इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ। और सुन्नी अरब देश और इजराइल का जो कॉमन एलाई है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि ईरान का कड़ा विरोधी भी है। तो इस तरीके का अलायंस डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है पश्चिम एशिया में। और अंत में एडिटोरियल यही कहता है कि अब्राहम अकॉर्ड्स के द्वारा जो सुन्नी अरब देश और शिया ईरान के बीच में जो तनाव है वो और ज़्यादा शार्प हो जाएगा और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। और एडिटोरियल यही कहता है कि अगर यूएसए और जो अरब देश हैं ये पश्चिम एशिया में वाकई में शांति स्थापित करना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिसमें पैलेस्टीन का मुद्दा भी है, इनको सुलझाने की कोशिश करने की ज़रूरत है। और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पहल करनी चाहिए कि जो 2 स्टेट सॉल्यूशन इतने समय से कहा जा रहा है कि इजराइल पैलेस्टाइन विवाद का सबसे अच्छा हल यही हो सकता है, तो इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन स्टेट को बनाए जाने की आवश्यकता है। तो ये सब था एडिटोरियल में। अब आइए की कॉन्सेप्ट्स में देखते हैं कि भारत की क्या प्रतिक्रिया है इजराइल पैलेस्टीन मुद्दे पर। तो भारत ने स्वागत किया है नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज का, कि इजराइल और अरब देशों के बीच में अगर संबंध सुधरते हैं तो भारत ने इसका स्वागत किया है, क्योंकि भारत के अरब देशों के साथ भी संबंध अच्छे हैं और इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध हैं। और भारत हमेशा से शांति, स्थिरता और विकास का सपोर्टर रहा है पश्चिम एशिया में, जो कि भारत का एक्सटेंडेड नेबरहुड है। यानी भारत मानता है कि भारत का ये एक्सटेंडेड नेबरहुड है और भारत इसीलिए चाहता है कि ये क्षेत्र शांतिपूर्ण रहे। इसके साथ भारत के काफी ज्यादा डीप स्टेक्स हैं पश्चिम एशिया में, क्योंकि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ भारत की एक्सपेट्रिएट पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा संख्या में इन पश्चिम एशिया के देशों में
में स्थित है। भारत के साथ जो चुनौती इससे उभरती है वो है भारत के ईरान के साथ रिश्ते, क्योंकि भारत के ईरान के साथ भी अच्छे संबंध हैं और अब जब एक अलायंस फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है जिसमें कि इजराइल और जो सुन्नी अरब किंगडम्स हैं वो एक तरफ हैं और उनके खिलाफ है ईरान, तो ऐसे में भारत को अपने संबंध दोनों पक्षों से अच्छे रखने के लिए काफी ज्यादा सक्रिय डिप्लोमेसी का सहारा लेना पड़ेगा। भारत हमेशा से 2 स्टेट सॉल्यूशन का सपोर्टर रहा है इजराइल पैलेस्टाइन इशू में। साथ ही साथ भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया जब भारत ने डीहाइफनेशन पॉलिसी को अपनाया है इजराइल और पैलेस्टीन के साथ, यानी कि जो भारत के रिश्ते होंगे इजराइल के साथ वो अपने मेरिट्स पे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे और सेपरेट होंगे भारत के पैलेस्टीन के साथ जो रिश्ते हैं उनसे। और इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि डीहाइफनेशन पॉलिसी के आने से पहले अगर भारत की तरफ से कोई हाई लेवल विजिट होती थी इजराइल की, तो ये एक गिवन था कि वो डेलीगेशन पैलेस्टाइन अथॉरिटी को भी विजिट करेगा। लेकिन डीहाइफनेशन पॉलिसी आने के बाद अब ऐसा हो सकता है कि अगर एक हाई लेवल डेलीगेशन इजराइल या पैलेस्टाइन कहीं भी जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो बराबरी करने के लिए दूसरे देश में भी जाए, वो सिर्फ इजराइल में जाके वापस भी आ सकता है या सिर्फ पैलेस्टीन को विजिट करके वापस आ सकता है। तो ये है भारत की डीहाइफनेशन पॉलिसी और ये एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो ये सब था एडिटोरियल एनालिसिस में। अब आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछने की संभावना काफ़ी है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मैप में आइडिया होना चाहिए इजराइल का, उसके पड़ोसी देशों का, इजराइल के अंदर गाजा स्ट्रिप की लोकेशन का, वेस्ट बैंक की लोकेशन का, जेरूसलम कहाँ है, गोलान हाइट्स कहाँ है, सिनाई पेनिनसुला, बहरेन, यूएई, जॉर्डन, इजिप्ट, तो ऐसे सारे देश और लोकेशंस जो कि चर्चा में हैं उनके बारे में आपको ठीक से पता होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट अकॉर्ड्स जो कि इजराइल पैलेस्टीन मुद्दे से जुड़े हुए हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे कि कैंप डेविड अकॉर्ड। इसके बाद इजिप्ट ने इजराइल को रिकॉग्निशन दी 1979 में। ओस्लो अकॉर्ड्स जिसके द्वारा पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया और पैलेस्टीन अथॉरिटी का गठन हुआ वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में। और अब जो अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए हैं जिसके द्वारा बहरेन और यूएई ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया है, उसके साथ डिप्लोमेटिक संबंध जोड़े हैं। और अगर मेंस की बात की जाए तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अब यूएई और बहरेन के द्वारा जब इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है तो इससे पैलेस्टीन वाले मुद्दे पर क्या असर पड़ेगा और 2 स्टेट सॉल्यूशन की जो बात होती रही है उस पर क्या असर पड़ सकता है। सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पश्चिम एशिया में ऐसा लग रहा है कि एक अलायंस क्रिएट हो रहा है सुन्नी अरब देशों और इजराइल का शिया ईरान के विरुद्ध, तो इससे वेस्ट एशिया या पश्चिम एशिया की जियोपॉलिटिक्स किस तरीके से प्रभावित हो सकती है, तो इस पर भी आपको तैयार होना चाहिए। और अंत में आपसे एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का क्या स्टैंड है इजराइल पैलेस्टीन मुद्दे पर और भारत की डीहाइफनेशन पॉलिसी क्या है। तो ऐसे सारे प्रश्नों पे आपको तैयार होना चाहिए। तो ये सब था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।